नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी घास वाली। तो कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय मुंशी प्रेमचंद्र जी का। मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य का एक जाना माना नाम है। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें और मुंशी प्रेमचंद्र का नाम ना आए तो समझ लीजिए कि यह वर्णन अधूरा है। ऐसी महान प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। यह हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद्र को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगला के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर पुकारा। प्रेमचंद्र जी आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से ही हो चुका था, पर पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में सौत नाम से प्रकाशित हुई थी। 1936 में अंतिम कहानी कफन के नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उन्होंने कहानियों के अनेक रंग दिखाए। उनमें से पहले हिंदी काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक ही रचनाएं की जाती थी, पर प्रेमचंद्र ने हिंदी में यथार्थ की शुरुआत की। उनकी कहानियों में सामाजिक जनजीवन के दर्द का ज्वलंत उदाहरण मिलता है। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में 1910 के अंक में प्रकाशित हुई है। उनकी समस्त कहानियों को संग्रहित कर मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित कराया गया है। लगभग उन्होंने 300 कहानियों की रचना की है। तो ऐसे महान साहित्यकार और प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कहानी है घास वाली। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी पर। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबाई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मा ने डांटा है क्या जो इतनी उदास हो? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देख कर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात हो तो बताऊं। मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचा खींचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पतली आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की गठरी लेकर बेचने जाती? उसी गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनकी आगे वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरों में रंजित हो अपनी छटा बिखेर जाता है। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, मूलिया आंखें नीचे की अपनी राह चली जाती। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जात की युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश देती हो, मूलिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर की सुगंध के साथ मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झौवा रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने आता दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी, झौवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या। वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बनने के लिए ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध और अभिमान देख उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में
चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी को अनुभव कर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि उस तरह उसका अपमान होता। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ में बोली, मुझे सब छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी तो मेरे यहाँ घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता है, काम ही प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर मैं नहीं चाटूंगी। उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो रोज 12 आने से कम न पड़ेगी। ऐसी मजदूरी कौन सी उसको मिल जाती है? 1.5-2 रुपए ही तो मिलते हैं, मुश्किल से 1.5-2 रुपए ही तो मिलते हैं। जब से ये सत्यानाशी लारियां चलने लगी, इक्के वालों की बधिया बैठ गई है। कोई सेत नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था। उससे आजकल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे ऊख के खेत थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो वह सन्न हो जाती, कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आम का बाग निकल आया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर से कुएं पर पुल चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छील सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छील सकेगी। कौन यहाँ देख रहा है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह घास बैठकर छीलने लगी। 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय हो गई कि उसे चैन सिंह के आने की खबर न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक्क से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज फासले से ही रुककर कहा, डरो मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी जमीन में धंस गई। घास नजर ही नहीं आ रही थी। जी चाहता था कि जमीन फट जाए और वह उसी में समा जाए। आंखें जमीन में तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। रोज यहीं चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एकदम आगे कदम बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? तू क्या समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने नहीं घेरा था। तुझे देखकर अपने आप ही हाथ बढ़ गया। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं वहाँ बैठकर पछताता रहा घंटों। जी में आया हाथ काट लूँ, कभी जी चाहता था जहर खा लूँ। तभी तो तुझसे ढूंढ रहा हूँ कल से। आज से तू इस रास्ते से चली आई। मैंने सारा हार छान मारा, पर तू नज़र नहीं आई। अब तू जो सजा देगी मैं मंजूर करूँगी। तू चाहे तो मेरी गर्दन काट ले। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा मेरे मन की सारी खोट मिट गई। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होकर तेरे पीछे पीछे चलूं। तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती, मैं तेरा घोड़ा बन जाता। किसी तरह यह चोला तो तेरे काम में आ जाता। मेरे मन में सबसे बड़ी लालसा यही है कि मेरी जवानी काम ना आवे। अगर मैं किसी खोट से ऐब से बातें करूं, बड़ा भगवान था महावीर जो उसे ऐसी देवी मिली। चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ मुलिया। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुम में से एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है ना? चैन सिंह ने दबी जबान में कहा, हाँ हो गया है, लेकिन ब्याह क्या खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर ऐसा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते।
बोलते क्यों नहीं? समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? घाट किनारे मुझसे सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों के बराबर भी नहीं। उनके पास जाके दया की भी क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वहाँ जाते हुए तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना, क्योंकि मैं चमारिन हूँ, नीच जात की हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी घुड़की धमकी से, लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। इतना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो ना, ऐसे सस्ते सौदे क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह और लज्जित हो गया। मुलिया, इसीलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों में सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों में सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पे नहीं रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म की जमीन में गड़ा जा रहा था। उसका मुंह ऐसा सूख गया कि मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते हैं, लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ है मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि तनिक मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तो भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। मुलिया ने उसी गर्व भरे स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं 2 आंखें फूट जाएं तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी से कपट करूं? अब मुझे कभी न छोड़ेगा। नहीं, जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्ज्वल और पूर्ण बना देती है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है, और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने उसका नशा उतार दिया। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर काँपते थे। मजदूर आते देख उसको अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसकी पीठ इधर हुई और उन्होंने चिलम पीना शुरू कर दिया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर और इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होने लगा। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या के समय चैन सिंह खेत देखने गया। गुड़ चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है, सारा पानी बहा जा रहा है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देख चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस दिन की मजदूरी काट लेता, पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता, पर आज क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांधी और खेत में जा बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी और पानी बहा जा रहा है? बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कह वह थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखे, कहीं काम पर जाने लगे क्या? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दो, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दें। यह कहता हुआ कुएं की ओर चला। यहाँ 4 पुर चल रहे थे। इस वक्त 2 हकवे बेर खाने लगे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों की होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो जवाब क्या देंगे? सबके सब डांटे जाएंगे। किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोनों में बेर भरे हुए आते दिखाई दिए। खुशी खुशी बात करते चले आ रहे थे, पर चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों की प्राण सूख गए। पाँव मन भर के हो गए। अब न आते बनता था और न जाते बनता था। समझ गए कि आज की मजदूरी कटी जाएगी, और दोनों सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मीठा मीठा कर बोल रहा है, उतने ही भिगो भिगो कर जूते चलाएगा। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा नमक तो ले आओ, और तुम दोनों भी आ जाओ। उस पेड़ के बेर बहुत मीठे होते हैं। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक ले आया। आधे घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते।
चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें क्या बुराई है, मैंने भी तो बेर खाए, एक आधा घंटे का ही हरज हुआ, तुम चाहोगे तो घंटे भर में काम और आधे घंटे में हो जाएगा, ना चाहोगे तो दिन भर में भी नहीं होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम में जी लगेगा। दूसरे ने कहा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिनों से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मंजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। अब दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एक्के पर चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट एक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुर्बल हो रहा था कि एक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई थी कि सारा सामान इतनी रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते हुए शर्म आ गई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा इतना दुबला तो कभी न था, क्या आजकल सवारियां कम है? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं, मगर लारियों के सामने एक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, ढाई, 3 की मजदूरी करके लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एक्का बेच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूं, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े के को ही चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना पेट नहीं भरता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि कोई ग्राहक लग जाए तो एक्के को औने पौने दाम में निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूंगा। आजकल सास पतोह दोनों छीलती हैं, तब जाकर 12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती, घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात लौटती है, हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर का क्या जोर है। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए। महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कहा। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी और जरा आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 ही तांगे के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं। उसकी निगाहें घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे रईसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए। कोई उससे दिल लगी करता, कोई घूरता, कोई हंसता। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला घास तो उड़के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारने बैठी हैं, जाओ, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बुढ़ाऊ के मुंह में पानी भर आया है, अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे और सबके सब कैसी उसकी ओर टकटकी लगाएं, आंखों से पी जाएंगे, ऐसा लग रहा था। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर का अंचल खिसका खिसका कर, मुँह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का ऐसा मेला निकला। अमले लारियों पर दौड़ पड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। एकाएक मुलिया का घास का झाबा लिए उस फिटन के लिए दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान में घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दे दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न घर की ओर लौटी और चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला,
आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई। कई मेहतर झाड़ू लगाकर चले दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बड़ी बुरी बीमारी है, जल्दी इसकी दवा करो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चल दिया। महावीर का इक्का आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी चाहे पकड़ मंगवाइए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घास वाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू, और भी रुपए पैसे जब काम लगे तो बेट खट के ले लेना। देखो मुलिया से लेकिन इस बात की चर्चा मत चलाना, क्या फ़ायदा। कई दिन बाद संध्या के समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल कर घर की ओर जा लपका, उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी। मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुला, क्यों दौड़ती हो, मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें देखा तो दौड़ी आई, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। महावीर ने तुझसे कब कह डाला? मैंने तो मना किया था। वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुपचाप खड़े रहे, किसी ने कोई बात नहीं कहा। एकाएक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसे भूल जाओ मुला, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया ने गदगद कंठ से कहा, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से चाहे जो करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को देख रहा था। तो इस तरह आपने सुना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी घास वाली। आशा है आपको यह अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।